आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा पार्ट 2 है उसका नाम है पृथ्वी के स्थल रूप। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है। लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है स्थलाकृतियाँ। इन स्थलाकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। धरातल पर उच्चावच के आधार पर इन स्थलाकृतियों के 3 श्रेणियों में बांटा गया। स्थलाकृतियाँ का मतलब, अगर आप स्थलाकृति को अलग अलग लिखें, देखिए तो इसका में क्या आएगा, तो आप कहेंगे एक आएगा स्थल और एक होगा आकृति, है ना। क्या आएगा, स्थल और आकृति। स्थल मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं जमीन, है ना, जो भूमि है उसको कहते हैं स्थल। तो उसकी कैसी आकृति है यह शब्द बताता है, स्थलाकृतियाँ। तो अगर आप पृथ्वी के धरातल पर देखें तो कहीं पर ज़मीन की इतनी ऊंचाई है, तो कहीं पर इतनी ऊंचाई है, कहीं पर और नीचे है इतने पे। तो ये जो ऊंच है, फिर यहाँ पर और ज़्यादा ऊंचा है, फिर यहाँ पे और नीचे है, तो इसी को हम लोग उच्चावच कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि धरातल पर उच्चावच के आधार पर स्थलाकृतियों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी का उच्चावच, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच और तृतीय श्रेणी का उच्चावच। जो प्रथम श्रेणी का उच्चावच है उसमें महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन आते हैं, और जो द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है उसमें पर्वत, पठार और मैदान आता है, और जो तृतीय श्रेणी का उच्चावच है उसमें टीले, नदी, घाटियाँ और डेल्टा आते हैं। सबके विषय में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं इसको लिख भी दूंगा जिससे स्पष्ट हो जाए। लिखा हुआ है, इसे जाने। स्थलाकृति, स्थलाकृति मतलब टोपोग्राफी। एक होता क्या है, तो कहेंगे पृथ्वी के सतह के आकार का, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्पष्ट ना हो तो, पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों आकृतियों को स्थलाकृत कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा, स्थलाकृत कहते हैं। और दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा जो हेडिंग है वो उच्चावच है। उच्चावच किसे कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। धरातल की ऊंचाई, धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप को उच्चावच कहते हैं। उच्चावच कहते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि उच्चावच किसे कहते हैं। किसी भी क्षेत्र की भूस्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शैल क्या होते हैं, इसे आपने पहले ही पढ़ रखा है। तो किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों में निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कड़ी एवं मजबूत चट्टानों की, पर्वत, पहाड़ियों एवं पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विपरीत कम दृढ़ता वाली चट्टानों जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले व छोटी एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 मुख्य प्रकार के होते हैं, है ना। निर्माण के आधार पर अगर आप देखें, निर्माण के आधार पर तो पर्वत, पठार और मैदान, इन्हें धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल के रूप में रखा गया है। बात आपको समझ में आई होगी। अब इस इमेज में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा, ये जो है मैदान लिखा हुआ है। यहाँ पर डेल्टा है, जब नदियाँ बहकर आती हैं तो इस तरीके से जमीन के किनारे, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र। तो समुद्र में आकर जब नदियाँ मिलती हैं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कट जाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको पठार दिख रहा है, यहाँ पे पर्वत है, जो सबसे ऊंची ऊंची ज़मीनें हैं वो सभी क्या है, पर्वत है। और पर्वत के जो निचला भाग होता है उसे हम लोग घाटी कहते हैं, और जो पर्वत यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक गई है इसे हम लोग पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये छोटे छोटे जो भाग हैं इसको हम लोग पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, और चारों तरफ जल से घिरा हुआ भाग को हम लोग द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो ये भारत की स्थलाकृतियाँ हैं। एक बार यहाँ से समझ लीजिए कि भारत की जो स्थलाकृति है उनको 3 भागों में बांटा गया है ना। 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी में, उच्चावच में, द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में। ठीक है, तो ये किस आधार पे है, ये उच्चावच के आधार पर है। कहाँ पर ऊंचे है, तो महाद्वीप और महासागरीय बेसिन को अलग कर दिया गया है।
पर्वत पठार मैदान को अलग कर दिया गया है, टीले नदी घाटियाँ डेल्टा को अलग किया है। लेकिन अगर आप देखें तो कहीं पर जो चट्टान होते हैं, जो सैले होते हैं, मजबूत होती हैं, कहीं पर जो होती कमज़ोर होती हैं, तो उनके आधार पर भी जो ज़मीनें बनती हैं वो अलग अलग बनती है। जैसे जो कम दृढ़ता वाले होते हैं उनके बेसिस पे जो होता है पर्वत बन जाते हैं, पठार बन जाते हैं, मैदान बन जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप को ही बताया गया है कि पर्वत, पठार और मैदान, ये तीनों को निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के तीन मुख्य प्रकार में बांटे गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं विषयों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पर्वत एवं पहाड़ी, माउंटेन्स एंड हिल्स। देखिए, सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत तथा उससे कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, समानतः क्या लिखा गया है? समानतः आसपास के धरातल, जो भी धरातल है, उससे ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत और उससे कम ऊंची वाले स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ पर इतने बड़े 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 क्या है? पर्वत है, और यहीं पर अगर यह छोटा छोटा भी पर्वत है तो इस भाग को पहाड़ी कहते हैं, और ये जो बड़े बड़े हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पर्वत। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं। पर्वत जो होते हैं कैसे होते हैं? समूह में होते हैं, इसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। और जो समूह में होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं। जैसे यदि यहाँ से कोई पर्वत स्टार्ट हुआ तो फिर उसके बाद यहाँ से इस तरीके से उस श्रेणी में आगे चलते चले जा रहे हैं, इस तरीके से, है ना, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं एवं उनकी शिखर क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होता है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें तो पर्वत हमको तीन भागों में मिलेगा। पहला जो पर्वत हमको मिलेगा वो मिलेगा वलित या मोड़दार पर्वत, जिसे हम लोग फोल्डेड माउंटेन इंग्लिश में कहते हैं। वलित या मोड़दार पर्वत जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। ठीक है, वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए कि जब ये एक प्लेट हो गया, ऐसे समझिए, ये एक क्या हो गया? प्लेट हो गया, और ये दूसरा प्लेट हो गया, और जब ये प्लेट इस तरीके से थे, ये जब आपस में जब टकराए, ये प्लेट इधर की ओर जा रहा है और ये प्लेट इधर की, जब आपस में टकराया तो जो कमज़ोर वाला था वो नीचे की ओर मुड़ गया। ये प्लेट किधर मुड़ गया? नीचे की ओर मुड़ गया। और जब नीचे की ओर मुड़ा तो यहाँ पर जो भी खाद, मिट्टी और इसमें जो लावा, मैग्मा जो निकल रहे थे, ये ऊपर क्या हो गए? ये इस ऊपर पूरे ऊपर की ओर निकल गए, इकट्ठा हो गए। ठीक है, तो ये एक क्या बन गया? ये एक पर्वत बन गया। तो दो प्लेटों के निर्माण से भी इसे कहते हैं वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत। ठीक है, कुछ वलित पर्वत जैसे हिमालय हो गया, हिमालय वलित पर्वत है। हिमालय कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत है। एल्बुर्ज वलित पर्वत है, इसे मोड़दार पर्वत कह सकते हैं। आल्पस हो गया, एटलस हो गया, ड्रेकेंसबर्ग हो गया, राकीश, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी के सभी क्या है? वलित पर्वत हैं या मोड़दार पर्वत हैं। ठीक है, इनका विश्व के मानचित्र पर आप अवलोकन कर सकते हैं। तो दूसरा जो आधार है वह है खंड या भ्रंश पर्वत, जिसे हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। भ्रंश पड़ जाए, दरार पड़ जाए, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए कि ये एक जो है इस तरीके से, ये एक इस तरीके से पर्वत था, यहाँ पर दरार पड़ गया, दरार पड़ने से ये इस तरीके से बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसका निर्माण हो गया? पर्वत का निर्माण हो गया। इसीलिए इस बात को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने पर भ्रंश अस्तित्व में आ जाते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। यहाँ पे जो घाटियों का निर्माण होगा, यहाँ पर जिस घाटी का निर्माण होगा वो क्या हो जाएगा? वो घाटी क्या कहलाएगा? भ्रंश घाटी कहलाएगा। ठीक है, भारत में नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझ लीजिए, जब ये भ्रंश नीचे इस तरीके से दब गई, या तो ये भी कह सकते हैं इस तरीके से पर्वत था, यहाँ पर ये इस तरीके से दो तरीके से दोनों तरफ से ऊपर उठ गई, तो भी यहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। या तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस तरीके से मान लीजिए कोई पठार था, तो यहाँ पर भ्रंश घाटी हुआ और यहाँ पर निर्माण हो गया। तो जब यहाँ पर निर्माण होता है तो आप ये कह सकते हैं, ये देखिए फिर से यहाँ पर ये भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें नदी बहने लगी, जैसे नदी बहने लगी तो ये ऊपर ऊपर दोनों पर्वत पठार हो गए, और ये बीच में जो नदी बह रही है इस भ्रंश में बह रही है
है ना, क्या किसमें बह रही है, भ्रंश में बह रही है, इसलिए ऐसे नदी को हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी, ठीक है, क्योंकि ये घाटी हो गई। और इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें जो नदियाँ आती हैं वो हमारा विंध्य हो गया, सतपुड़ा हो गया, है ना, यहाँ पर देखिए विंध्य, सतपुड़ा पर्वत, नर्मदा नदी, ये सभी इसमें आते हैं, ठीक है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत कौन कौन से हैं, तो कहेंगे वासजेस है। इन सब शब्दों को आप अच्छे से याद रखिए, वासजेस हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, है ना, और ये सियरा नेवेदा हो गया, ये सभी जो हैं, अच्छा स्पष्ट नहीं दिख रहे होंगे तो आप, मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसको समझ जाइएगा, ठीक है। सियरा नेवेदा है, ये वासजेस है, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, सियरा नेवेदा है, ये सभी विश्व के भ्रंश घाटियाँ। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का महत्वपूर्ण उदाहरण है। हमारे देश का जो पश्चिमी घाट है, यह अब देखिए इस तरीके से हमारा जो देश है, ठीक है, तो ये इस तरीके का, ये पूरा का पूरा पार्ट जो मैं अभी रेड कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पश्चिमी घाट है। क्या है, ये पश्चिमी घाट है। तो ये पूरा का पूरा किसका उदाहरण है, तो आप कहेंगे भ्रंश पर्वत का ही उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा कहेंगे ज्वालामुखी पर्वत। किससे, ज्वालामुखी पर्वत को समझेंगे। देखिए, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख या खुला द्वार होता है। इससे रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, इस तरीके से। जैसे इस इमेज में यहाँ पर देखिए, तो ये यहाँ पर एक क्रेटर बना होता है, और इस तरीके से जब जमीन के अंदर से लावा बाहर निकलता है, तो ये जब लावा बाहर निकलता है तो ये फैलते जाते हैं और एक विशाल पर्वत का निर्माण होता रहता है। और इस तरीके से और समय बीतता जाएगा, तो इस तरीके से ऊंचे होते होते और ये पर्वत का जो है और बढ़ता जाएगा। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब लावा जमीन के अंदर होता है उसे मैग्मा कहते हैं, और जब ये बहकर बाहर आते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। द्वार या मुख से मार्ग से लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है, जैसा कि आपको इमेज में साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए, ये जो इमेज बन रहा है, ये एक शंकु के आकार का बन रहा है, ठीक है। तो ये एक शंकु के आकार का इमेज बन जाता है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं, जैसे मोनालोवा, चिम्बोराजो, क्राकाटोआ, वेसुवियस, पिलियन आदि हैं। अपने शिक्षक की सहायता से इनका मानचित्र पर अवलोकन करें। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर है। कहाँ पर है, बैरन द्वीप पे है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। ये लिखा है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप पर है, क्लियर है। अब पठार की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्लेट्यू है, पठार। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे और चौरस स्थल रूप जो होते हैं वो पठार कहलाते हैं, ठीक है। पठार का मतलब, जैसे मान लीजिए जो तीखा निकला हुआ भाग है, ऐसे भागों को हम पर्वत कहते हैं, लेकिन मान लीजिए यहाँ से ऊपर वाला काट के निकाल दिया जाए तो ये पार्ट हमारा ऐसे बन जाएगा, तो ऐसे भागों को हम लोग पठार कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। तो ऐसे भागों को क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। पठार के किनारे खड़े होने वाले ढाल होते हैं, है ना, इस तरीके से ढाल होता है कि अगर आप यहाँ खड़े होकर, पर्वत में इस तरीके से होता है, आप यहाँ पे ग्लाइडिंग कर सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन पठार पे सीधे क्या होंगे, नीचे चले आएंगे। तो यहाँ पर यह होता है कि पठार के किनारे खड़े ढाल होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख पठारों का मानचित्र पर अवलोकन करें, जैसे साइबेरिया का पठार हो गया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार हो गया, ब्राज़ील का पठार हो गया, कोलंबिया का पठार हो गया, कनाडा शील्ड का पठार हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है मैदान, इसको हम लोग देखेंगे, प्लेन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्या है, प्लेन है। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है, प्रायः भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों के मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान है, जैसे यूरोप का मैदान हो गया, साइबेरिया का मैदान हो गया, है ना, और ये क्या है,
इवांडो का मैदान हो गया, उत्तरी अमेरिका का मैदान हो गया, मध्य एशिया का मैदान हो गया, ये जो है मैदान प्रमुख है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, देखिए ये जो इसे हम लोग कहते हैं पर्वत, और यहाँ पर जो नीचे भाग है पर्वत का, इसे हम लोग कहते हैं घाटी, है ना। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं घाटी। और इसी पर्वत के भाग अगर छोटा सा इस तरीके से छोटे छोटे भाग मिल जाए तो इसे हम लोग कहते हैं पहाड़ी। और यही चीज़ अगर एक खड़े भाग के नियर इसका किनारा हो जाए तो इसे हम लोग कहते हैं पठार। और अगर यहाँ पर कोई ऊंचाई ना हो पर्वत की, ये जमीन हो गया, इस भाग को कहते हैं मैदान। इस भाग को क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये रहा हमारा अध्याय नंबर 2। अब इसके बाद हम लोग अध्याय नंबर पाठ नंबर 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार जरूर सब्सक्राइब करें।